नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसका ये नेक्स्ट वीडियो है। अब तक हमने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? भौतिक, मानसिक, धार्मिक या इनमें से सभी? तो देखिए, किसी भी देश के या किसी भी समाज के लोगों के लिए सिर्फ एक मूल्य सर्वोच्च नहीं होता है, जबकि उनके लिए जो उनकी फिजिकल वैल्यूज़ हैं, जो मेंटल वैल्यूज़ हैं और जो रिलीजन वैल्यूज़ हैं, तीनों ही क्या हैं, इक्वल लेवल पे क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर या इनमें से किसी पर भी नहीं। ठीक है, तो जो देखिए विवाह विच्छेद होता है ना, उस पर जो पति या पत्नी है वो इस मैच्योरिटी की लेवल पे होते हैं कि वो उन चीज़ों को टैकल कर लेते हैं, लेकिन इस विवाह से जो बच्चे होते हैं ना, विवाह विच्छेद से उनकी मेंटल लेवल पर और उनकी परवरिश पर सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता है बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, सामूहिक विवाह या धार्मिक विवाह। तो इस तरह का विवाह क्या कहलाता है? जैसे ऑप्शन से ही पता चल रहा है, क्या? बहुपति विवाह, जिसमें एक स्त्री के 1 से अधिक पति हों। नेक्स्ट, परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। ये किस विद्वान की परिभाषा है? ऑर्टिन यूनेट की, न्यूमेयर की, मीड की या रागे राघव की? आपसे पूछ रहा है ये किसकी परिभाषा है, तो ये किसकी परिभाषा है? ये है आपकी मीड की। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो परिवार है वो मानवीय मूल्यों का आधार है और परिवार के माध्यम से ही जो मानवीय मूल्य हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। और परिवार के विघटन को परिभाषित करते हुए जो मीड ने कहा कि परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मता का क्षीण हो जाना ही क्या है? पारिवारिक विघटन है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? देखिए, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम आपको सबसे पहले ये फोकस होकर देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। क्या पूछा है या नहीं है? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए सामूहिक निवास, बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सी सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित करना या डी पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो इसमें से क्या है, कौन सी संयुक्त? देखिए, सामूहिक निवास संयुक्त परिवार की विशेषता है, भाई सब लोग एक जगह पर एक घर में इकट्ठे रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है, जिससे पूरे घर का खर्चा या अन्य जो खर्चे हैं वो वहन किए जाते हैं। नेक्स्ट, और ऑप्शन नंबर डी है पारस्परिक अधिकार व कर्तव्य। देखिए, संयुक्त परिवार में सभी के पास समान अधिकार होते हैं और सबके कुछ जो स्पेसिफिक कर्तव्य भी होते हैं। लेकिन जो ऑप्शन बी है इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो जो पर्सनल फ्रीडम है, जो पर्सनल लिबर्टी है, वो संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? ठीक है, यहाँ पर भी देखिए नहीं है पूछ रहा है। दबाव किस पर डाला जाए, दबाव कैसे डाला जाए, दबाव क्यों डाला जाए या दबाव कहाँ डाला जाए? तो इसमें क्या है, जो ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन नंबर सी दबाव क्यों डाला जाए। ठीक है, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है, तो ये है दबाव क्यों डाला जाए। देखिए, दबाव क्यों डाला जाए, दबाव डालने से पूर्व यह सोचना आवश्यक नहीं है। देखिए, गृह सज्जा में दबाव को स्थान देने के लिए 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि दबाव किस वस्तु पर डाला जाए, दबाव किस प्रकार डाला जाए, दबाव कितना डाला जाए और दबाव वस्तु में कहाँ डाला जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? ए पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, बी रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, सी शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम देना या डी इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सा है?
इसमें से देखिए आहारी चिकित्सा का उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा ह्रास होती है कितनी? 2%, 4%, 5% या 7%? तो शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से जो ऊर्जा ह्रास होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका 7%। ठीक है, 7%। और देखिए देखिए ज्वर, जब किसी को बुखार आता है तो उस दशा में क्या होता है, जो बॉडी की जो एनर्जी डिमांड होती है, जो ऊर्जा की मांग होती है, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। आपसे पूछ रहा है एक जो वयस्क स्त्री है उसको एक पूरे दिन में काम करने के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 1790, 2060, 1900 या 2880। कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो उसको होती है 2060 कैलोरी की आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके स्तर की परिधि। आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर एक बच्चे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे में पौष्टिकता की कमी है? उसके सर के स्ट्रक्चर के आधार पर। तो उसकी सर की परिधि अगर छाती से छोटी होती है, छाती से बड़ी होती है, छाती के बराबर होती है या छाती से कोई संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 10 का क्या होगा? 10 का ए होगा। अगर किसी बच्चे की जो सर की परिधि है वो अगर उसकी छाती से छोटी होती है, ठीक है, परिधि मतलब आप एक जगह पर स्केल रखिए और पूरा सर को देख लीजिए कि वो कितने सेंटीमीटर या कितने इंचेस का आ रहा है और आप छाती को नापिए। अगर सर की परिधि उससे छोटी होती है तो क्या आप आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चा जो है वो कुपोषित है, ठीक है, या उसमें पौष्टिकता की कमी है। नेक्स्ट देखिए। ट्राइडिजिल टेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, भोजन के प्रोटीन का अनुमान, भोजन में वसा का मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर ए, भोजन का जो ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन होता है ट्राइडिजिल टेस्ट, उससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है निद्रा, व्यायाम, पोषण या स्वच्छता। आपसे पूछ रहा है शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो जो बच्चे का शारीरिक विकास है इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? पोषण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए क्योंकि देखिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो बच्चों में क्या होती है? वयस्कों से ज़्यादा होती है, यानी कि बच्चों में बड़ों से ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो विकास कर रहा होता है। और अच्छे पोषक तत्व बच्चे को ना सिर्फ पोषण देते हैं बल्कि उसके शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाते हैं। नेक्स्ट देखिए। जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। ठीक है, आपसे सीधे से ये पूछना है कि जल किससे मिलकर बनता है? कार्बन व हाइड्रोजन से, कार्बन तथा सल्फर से, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। होपफुली इसका आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा, इसका आंसर सभी का सही होगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जख्म भरने के लिए निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं, कौन सा? कैल्शियम, सोडियम, जस्ता या मैग्नीशियम। तो कौन सा तत्व शामिल है? तो इसमें जो जस्ता है ये आपका जख्म भरने में शामिल तत्व है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल नहीं है? देखिए यहाँ पर फिर आपसे पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, देखिए सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, सामाजिक परिवर्तन की गति समान एवं अतुलनीय होती है। आपसे पूछ रहा है कौन सा सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल नहीं है। ठीक है,
देखिए जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, सामाजिक परिवर्तन की गति समान एवं अतुलनीय है। देखिए सामाजिक परिवर्तन की गति समान नहीं हो सकती, ये हर जगहों पर हर अलग अलग कम्युनिटी में, हर अलग अलग समाज में, अलग अलग जलवायु में, अलग अलग मेंटालिटी के लोगों में अलग अलग होती है। और अतुलनीय या तुलनीय होने का इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है? पश्चिमी मूल्य, आधुनिक शिक्षा, परिवार की संरचना में परिवर्तन या मानवीय मूल्य। तो इनमें से कौन सा अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है? देखिए पश्चिमी मूल्य भी संबंधित है, आधुनिक शिक्षा भी है, परिवार की संरचना में परिवर्तन भी है, लेकिन जो मानवीय मूल्य है ये आपका अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। देखिए इन चीज़ों से यहाँ पर आपका मतलब क्या है? देखिए अंतरपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण क्या हैं? जो आप जैसे जो वेस्टर्न कल्चर इंडिया में लगातार फॉलो हो रहा है, ठीक है, वो एक, और जो मॉडर्न एजुकेशन है आपकी, ये भी क्या करती है, ये एक पीढ़ी से दूसरी जो जनरेशन है उनके बीच में एक गैप पैदा कर देती है, जिसको क्या कहते हैं? जनरेशन गैप कहते हैं, ठीक है, कि जो दो जनरेशन के बीच की मेंटालिटी है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ है, जो परिवार की संरचना में परिवर्तन है वो भी अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में से एक है ना। देखिए जैसे पहले क्या होता था, पहले कई मतलब एक साथ लोग रहते थे, पर सिर्फ एक संयुक्त परिवार के ही नहीं बल्कि एक विस्तृत परिवार होता था, ठीक है, जो बहुत बड़ा, जो दो या तीन संयुक्त परिवारों को जोड़कर बनता था। उसके बाद संयुक्त परिवार आए और अब क्या है, अब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज या जो आपके छोटे परिवार होते हैं उनमें रहना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है आपका परिहास संबंध। पिता तथा पुत्र के मध्य होते हैं, पिता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, माता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, पिता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, जीजा तथा साली के मध्य होते हैं। तो ये किसके मध्य होते हैं? ये होता है आपका नंबर डी, ठीक है। तो देखिए इनका मतलब क्या है परिहास संबंध का? ये जोकिंग रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, मतलब जिन रिश्तों के बीच में आप क्या कर सकते हो, जो थोड़ा सा मजाकिया माहौल होता है, हंसी ठिठोली इस टाइप का, तो इनको क्या होता है, ये परिहास संबंध होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? 1955, 1956, 1961 या 1973? तो किस विवाह अधिनियम के अंतर्गत किए गए? ये आप पहले भी 1 से 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955। देखिए हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष 1955 में पास किया गया था, जिसके अनुसार तलाक के लिए दोनों पक्षकारों की समान रूप से सहमति अनिवार्य थी, ठीक है। धारा 13 में क्या था? जो धारा 13 में विवाह विधि संशोधन अधिनियम है, ठीक है, धारा 13 में बगैर पारस्परिक दोष साबित किए जाने के बावजूद पक्षकारों को परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्रदान करने का हक दे दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ? ठीक है, आपसे पूछ रहा है जो घरेलू हिंसा अधिनियम है ये कब लागू हुआ था? 10 अप्रैल 1905 को, 17 मई 2006 को, 10 अप्रैल 2005 को, 17 मई 2006 को, 26 अक्टूबर 2006 को या 27 नवंबर 2005 को? ये कब पारित हुआ था? तो ये आपका पारित हुआ था कब? 26 अक्टूबर 2006 को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। किस सन में किया गया था आपसे पूछ रहा है? 1920 में, 1930 में, 1958 में या 1956 में? कब किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में, ठीक है। देखिए हिंदू कोड बिल के अंतर्गत निम्नलिखित कानून थे, कौन कौन से? देखिए जो आपका ये जो हिंदू कोड बिल था ना, इसमें सिर्फ लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को तय नहीं किया गया था, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे कानून थे, जैसे हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू वसीयत अधिनियम, विधवा विवाह, विवाहित स्त्री के सांपत्तिक अधिकार, तलाक, भरण पोषण कानून आदि। देखिए शारदा एक्ट 1919 के तहत जो 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कानूनी अपराध था,
परंतु जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आया उसके तहत जो लड़कियों की विवाह की उम्र थी वो 15 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक स्वरूप है जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है, महिलाओं के मध्य राजनीतिक तथा आर्थिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, श्वेत और अश्वेत महिलाओं के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नता की व्याख्या की जाती है, लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नता की व्याख्या की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या, ऑप्शन नंबर डी, देखिए लिंग भिन्नता, ठीक है, जैसे आपको सीधा समझ में जो जेंडर डिफरेंस है, तो भाई जेंडर डिफरेंस में क्या किया जाएगा, जो लिंगों के बीच सामाजिक और वैचारिक भिन्नताओं की जो व्याख्या है वो की जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है, अप्रवासन, प्रजननता में लगातार कमी, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, जरा उग्र अवस्था में जीवन प्रत्याशा में सुधार का अभाव। तो इनमें से क्या है, देखिए इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, निम्नलिखित में से क्या होता है, जो जनसांख्यिकी जो आपका डेमोग्राफी है वो क्या होती है, वो चेंज होती है या नहीं होती, इस तरह की चीज़ें, मतलब चेंज होगी या नहीं होगी। देखिए अप्रवासन से भाई एक जगह के लोग एक जगह दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह के लोग एक जगह आएंगे, तो इससे भी जो है वो पॉपुलेशन में चेंज आता है। प्रजनन में लगातार कमी, अगर फर्टिलिटी जो रेट है आपका, मतलब अगर प्रजनन दर बढ़ेगी या प्रजनन दर घटेगी तो इसमें इससे भी क्या होगा, जो आपकी पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफी है उसमें चेंज आएगा, ठीक है। और जो जीवन प्रत्याशा है, मतलब लोग कितने साल तक जी रहे हैं, मतलब लोगों के जो मरने की एज है वो बढ़ेगी या घटेगी, मतलब जो लोगों का जीवन है उसकी एज बढ़ेगी या घटेगी तो भी डेमोग्राफी पर परिवर्तन, पॉपुलेशन में परिवर्तन होता है, जनसंख्या में परिवर्तन होता है। लेकिन जो श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश है इससे जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई बच्चे जितने हैं वो तो उतने ही है ना, चाहे वो पढ़ें, चाहे वो काम करें, चाहे वो कुछ भी करें, ठीक है। हालांकि बच्चों को काम करना कानूनन अपराध है, लेकिन ये एक बात सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि बच्चे किसी भी है तो उतने ही बच्चे ना, बच्चे ना कहीं आ जा रहे हैं ना उनकी पॉपुलेशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस बात से जो जनसांख्यिकी खिड़की है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे, आपसे पूछ रहा है, जो भारतीय समाज कार्य है, जो सोशल वर्क है, इंडियन सोशल वर्क, इसके जनक कौन थे, आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी या कुमारप्पा। तो कौन थे, तो इसके जो आपके जनक थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी, डीपी मुखर्जी। देखिए जो डीपी मुखर्जी है इनको भारतीय समाज कार्य का जनक कहा जाता है। समाज कार्य या समाज सेवा एक शैक्षिक और व्यावसायिक विधा है जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों द्वारा लोगों एवं समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयास करता है। देखिए ये सीरीज़ सिर्फ देखिए नहीं, इसके साथ आपको एक काम और करना है कि आपको इस सीरीज़ को देखने के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। देखिए किसी भी एग्जाम के लिए आप कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, कोई भी लेक्चर, कितनी भी बड़ी बड़ी मैराथन या कोई भी कोर्स परचेज कर लीजिए, जब तक आप सेल्फ स्टडी करके अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे आप लास्ट टाइम रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सिर्फ एक फॉर्मूला है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए जो आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इस सीरीज़ को, इन MCQ को 1 से 2 बार वीडियो देखकर रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, अगस्त 1953, सितंबर 1957, अगस्त 1955 या सितंबर 1958। कब की गई थी, ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1953 में। क्या किया गया था, महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है इसकी स्थापना कब की गई थी, अगस्त 1953 में, या सिर्फ आपको सन पूछा जा सकता है 1953 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक कारण है, ठीक है।
मतलब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो ग्रुप है वो ये मानता है जो आपकी पैट्रियल हिरार्की है, जो आपकी पितृसत्तात्मकता है, ये महिलाओं के उत्पीड़न का या उनकी खराब दशा का सबसे प्रमुख कारण है पूरी दुनिया में, ठीक है, जो जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। कौन सा आपका ग्रुप मानता है? समाजवादी नारीवाद, क्रांतिकारी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद या सांस्कृतिक नारीवाद? कौन मानता है ये बात? तो ये बात जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो क्रांतिकारी नारीवादी हैं वो ये बात मानते हैं, ठीक है। देखिए, जो क्रांतिकारी नारीवादी हैं वो इस सिद्धांत से अभिलक्षित होते हैं कि जो पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है। इनका मतलब ये है कि खाली भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी देशों में या अलग अलग जगहों पे जहाँ पर भी महिलाएं दबी कुचली हैं या उनको उनके अधिकार पूरी तरह नहीं दिए जा रहे हैं, वहाँ पर जो मेन रीज़न है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी या जो पितृसत्तात्मकता है वही है, जहाँ पर जो अधिकार हैं वो पिता से पुत्रों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं और महिलाओं को वहाँ पर क्या सिर्फ एक जो घरेलू तरह का जो रूटीन है उसी में फिक्स कर दिया जाता है। उनका जो मतलब उनकी जो ड्रीम्स है, जो उनके अचीवमेंट्स या इस तरह की जो चीज़ें उनको कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर क्या है ज़्यादातर और जो इसी तरह के देश होते हैं वहाँ पर क्या है, वहीं पर जो सबसे ज़्यादा है वो जेंडर इनइक्वालिटी भी होती है, क्योंकि इस तरह के जो समाज है वहाँ पर ये माना जाता है कि जब किसी परिवार में पुत्र जन्म लेता है तो उस वंश को आगे बढ़ाएगा, जबकि जो लड़कियां हैं वो ऐसा नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा। 1 से 2 बार रिवीजन करके आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, आपको लास्ट टाइम रिवीजन पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।